आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हमने क्विक रिवीजन के लिए जितने लास्ट टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं इस चैप्टर में एज ए समरी हमने इसको प्रिपेयर किया है, जिसको आप देख के अपना इस चैप्टर का रिवीजन क्विकली कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट एंड अदर थिंग्स आल्सो। So let us start. Now come to the determinant. Determinant of a matrix A, that is A11, that is 1 1 is given by the same element. अगर ये 1x1 का कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो जो एलिमेंट होता है वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें सिंगल एलिमेंट होता है। और सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या है ऑलरेडी डिफाइन किया गया था। डिटर्मिनेंट इज़ अ रियल वैल्यू associated with every स्क्वायर मैट्रिक्स। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है वो एक नंबर, रियल नंबर के साथ एसोसिएटेड, यहाँ रियल नंबर ही हम बोल रहे हैं, बट दैट मे बी ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड होता है, जिसको हम उसका डिटर्मिनेंट कहते हैं, या इसको एक फंक्शन के फॉर्म में भी हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट 1x1 का तो हमने देख लिया। अब 2x2 का है डिटर्मिनेंट। कोई मैट्रिक्स 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं एलिमेंट को, A11 A22 माइनस A12 A21। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, माइनस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कोई 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हमको निकालने के लिए उसका एक्सपेंसन करना होता है। अब उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलांग एक्सपेंसन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे R1 के एलांग एक्सपेंसन किया गया फर्स्ट रो के एलांग। उसमें क्या है कि उसको 2x2 का डिटर्मिनेंट बनाया जाता है, और 2x2 का डिटर्मिनेंट वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट करना होता है। तो ये जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंसन है ये साइन के साथ होता है। जैसे R1 के एलांग अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहला जो है फर्स्ट एलिमेंट E11 होगा, तो -1 टू द पावर I प्लस जे, दैट इज़ -1 स्क्वायर, वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये अल्टरनेट माइनस प्लस होता जाएगा, और जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो उस रो और उस कॉलम को हम छोड़ देंगे। जैसे A1 लिया हमने तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, तो 2x2 का डिटर्मिनेंट B2 C2 B3 C3 बचा। अब सेकंड पोजीशन पे आएंगे तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2, वो -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा, तो -B1 हो गया। फिर हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ने पे A2 C2 और A3 C3, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट बन गया। अब फिर थर्ड एलिमेंट पे आते हैं, तो थर्ड एलिमेंट मतलब -1 टू द पावर 1 प्लस 3 होगा 1 3, तो ये -1 का पावर 4 प्लस हो जाएगा, तो C1 हो गया। फिर अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया। इस तरह से ये 2x2 का डिटर्मिनेंट बना के विद साइन एक्सपेंड किया गया है 3x3 डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ R1 के लांग एक्सपेंड किया गया, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लांग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से द डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब अगर अब रोज़ को कॉलम में आप इंटरचेंज कर दो तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो जो डिटर्मिनेंट की साइन है वो चेंज हो जाएगी। वैल्यू तो वही रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, बट साइन विल चेंज। जैसे +2 आया है तो दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करने पे वो -2 हो जाएगा। इफ़ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ये थर्ड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। इफ़ यू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट बाय कांस्टेंट के देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के। मतलब यहाँ किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था। मैट्रिक्स में अगर हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे तो हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई किया जाता था, ये नहीं कि किसी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में। बट डिटर्मिनेंट में ये फैसिलिटी है कि आप किसी रो या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कॉमन भी ले सकते हैं।
अब जैसे ये देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला 1 मार्क्स क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली ये लिया जाता है, मल्टीप्लाइंग ए डिटरमिनेंट बाई के मीन्स मल्टीप्लाइंग एलिमेंट ऑफ ओनली वन रो और कॉलम बाई के। ठीक है, अब ये कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, तो अगर इसमें मैट्रिक्स में अगर आप स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब के ए कर रहे हैं, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा अंतर होता है, मैट्रिक्स में आपने मल्टीप्लाई किया मतलब वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जब फिर से उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो हर एक रो से के कॉमन होगा, तो वो 3x3 का अगर ऑर्डर है तो के इंटू के क्यूब हो जाएगा। तो यही अगर nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो वो k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इफ A इज इक्वल टू AIJ m क्रॉस m इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ KA विल बी k टू द पावर n ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है if elements of a row or a column in a determinant can be expressed as a sum of two or more elements, then the given determinant can be expressed as sum of the two or more determinant। कोई रो या कॉलम मोर देन वन एलिमेंट के सम के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस्ड है तो हम डिटर्मिनेंट को भी तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं उतने टर्म्स में, उतने डिटर्मिनेंट में। सिक्स प्रॉपर्टी है if to each element of a row or a column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other rows or columns are added, then value of determinant remains same। मतलब किसी भी रो या कॉलम में आप किसी दूसरे रो या कॉलम का इक्वी मल्टीपल ऐड कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब एरिया क्या होती है, अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं तो एरिया आप क्लास 10th में पढ़े थे, उसको 11th में भी पढ़े हैं फाइंड करना, 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से फाइंड किया था। अब डिटर्मिनेंट की हेल्प से आपको फाइंड करना है एरिया। तो तीन वर्टिसेस जो है वो तीन रोज हो जाएंगे डिटर्मिनेंट के, जिसमें कि थर्ड एलिमेंट या थर्ड कॉलम का एलिमेंट 1 1 1 होगा। तो दैट इज़ हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब ये x1 y1 x2 y3 x3 y3 ये तीनों क्या है, वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। तो अब इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल की एरिया। अब ट्रायंगल की एरिया अगर आपको दिखाना है कि ये तीन गिवन पॉइंट कोलिनियर हैं, तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई मीन्स एरिया 0 हो गई, मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगर आपको शो करना है कि द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन फाइंड the value of the determinant using the 3 points in the determinant. If it is 0 then the points are collinear। अब यहाँ इक्वेशन भी हम निकालते हैं, 2 पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं किसी लाइन का तो वहाँ इक्वेशन हम निकालते हैं। अब क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट में 3 पॉइंट चाहिए और 2 ही पॉइंट दिए हैं तो तीसरा पॉइंट XY ले लिया जाता है जिसमें इक्वेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। तो वहाँ पे पहली रो हो जाएगी XY1, दूसरी रो और तीसरी रो दोनों पॉइंट से हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ये इस डिटर्मिनेंट से 3 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। एक तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गई जिसमें तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं। दूसरा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी हो गई कि अगर एरिया 0 आता है तो तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तीसरी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये डिटर्मिनेंट जो है तीनों पॉइंट्स जो एक्सप्रेस्ड है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इक्वेशन के केस में एक पॉइंट जो है x1 y1 उसको हम xy ले लेते हैं, बाकी 2 पॉइंट्स दिए होते हैं। नेक्स्ट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम एंड इज डिनोटेड बाय MIJ। अब माइनर क्या होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का। तो जैसे AIJ का हमको माइनर निकालना है तो हम ith रो jth कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो जो कुछ भी बचता है वो उस एलिमेंट का माइनर हो जाता है। जैसे हमको चाहिए A11 का माइनर मतलब M11 कैपिटल M1, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम हटा देंगे, तो जो भी डिटर्मिनेंट पे बचेगा उसकी वैल्यू जो होगी उसका माइनर हो जाएगी। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ AIJ ऑफ गिवन। अब अगर कोफैक्टर निकालना है उसी एलिमेंट का तो वो साइन के साथ हो जाता है, माइनर ही होता है बट इट इज़ मल्टीप्लाइड विद द साइन ऑफ द पोजीशन IJ, सो दैट इज़ -1 टू द पावर I प्लस J MIJ, वेयर MIJ इज़ द माइनर, जो कि आपने पिछले स्टेप में फाइंड किया था बाय एलिमिनेटिंग ith रो एंड jth कॉलम।
देखिए ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, किसी पार्टिकुलर रो के एलिमेंट और उसी रो के कोफैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का जो सम होता है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन अभी इस साल भी आया था बोर्ड के एग्जाम में। ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर कॉलम विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। For example, determinant of A is equal to small a11 capital A11 plus small a12 capital A12 plus small a13 capital A13। मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट जब लिए गए इसमें A11 A12 A13, तो उसी एलिमेंट के कोफैक्टर्स भी हैं, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13। ये ध्यान रहे। अब किसी एक रो के एलिमेंट और किसी दूसरे रो के कोफैक्टर्स आप लेते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम ज़ीरो हो जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है 1 मार्क्स में, इस साल आया हुआ है। इफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो आर कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ ए कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो आर कॉलम देन देयर सम इज ज़ीरो। अब जैसे ये एग्जांपल लिया हुआ है, A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं और सेकेंड रो के कोफैक्टर्स हैं, तो इनके प्रोडक्ट मतलब का सम जो है वो ज़ीरो हो जाता है। अब माइनर और कोफैक्टर के बाद इनके हेल्प से हम एडजॉइंट निकालते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए ए कैपिटल A11 A12 A3 अप टू 3x3 का ये मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट क्या होता है कि इसके हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं। देयर आर 9 एलिमेंट इन 3x3 मैट्रिक्स, सो देयर विल बी 9 कोफैक्टर्स। अब उस 9 कोफैक्टर्स से हम एक और मैट्रिक्स बनाते हैं, A11 A12 A13 A13 और A21 A1, और फिर उससे जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज लेते हैं। देखिए यहाँ ट्रांसपोज डायरेक्टली लेके दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब जो फर्स्ट रो है ओरिजिनल कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बन रहा है उसको कॉलम में बदल दिया है, A11 A12 A13, ये फर्स्ट कॉलम हो गया है जो कि ओरिजिनल कोफैक्टर के मैट्रिक्स में फर्स्ट रो होगा। मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये ध्यान रखिए, मतलब सभी 9 एलिमेंट अगर 3x3 का है तो कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उन कोफैक्टर से आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे विद द सेम पोजीशन A11 A12 A13 रोज, ये इस तरह से, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो रोज जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी, तो वो एडजॉइंट मिलेगा। अब एडजॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है, तो ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। देखिए इससे भी रिलेटेड इस साल 2020 में एक 1 मार्क्स क्वेश्चन था इस पर डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चूँकि जो 80 मार्क्स के क्वेश्चन में इस चैप्टर से पूरे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें 3-4 तो 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब इससे भी एक और प्रॉपर्टी हो सकती है, अगर आप दोनों साइड का डिटर्मिनेंट भी ले लें, अब ठीक है, तो उससे आपको एक और प्रॉपर्टी मिल जाएगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। शायद आगे होगा, नहीं होगा तो मैं यही बता दे रहा हूँ आपको। अब देखिए अगर डिटर्मिनेंट दोनों साइड का लेंगे आप, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट के मतलब प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। राइट साइड में जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के साथ मल्टीप्लाइड है, क्योंकि उसके हर रो में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हर रो से कॉमन होगा, तो nth ऑर्डर का अगर वो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n हो जाएगा। और अब फिर लेफ्ट से एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो अलग किया हमने एडजॉइंट ऑफ ए से, मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करके, वो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है ए इज सेड टू बी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर अकॉर्डिंग एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ये सब जितने भी देखिए ये सब प्रॉपर्टी डिस्कस्ड है ना, ये सब 1 मार्क्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले 3-4 प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस किया है, और मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन आते ही हैं, इनमें से किसी न किसी एक से आता ही है। अब अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर आपको चेक भी करना है कि शो दैट द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सो फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट, इफ इट्स 0 देन द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। या कुछ अननोन रहते हैं मैट्रिक्स में और कहा जाता है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स से फाइंड द अननोन,
उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करके आप इक्वेट करोगे 0 से और सॉल्व करके अननोन फाइंड करोगे। अब यहाँ पे देखिए ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, दो मैट्रिसेस हैं जिनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आता है, तो यहाँ क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स होगा। वेयर बी इज द स्क्वायर मैट्रिक्स देन बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए, ऑल्सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी आर बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए, एंड हेंस इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज ए। ठीक है, अब इन्वर्स क्या होता है, फिर इन्वर्स हम फाइंड कैसे करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ इन्वर्स इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तब तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब अगर वो सिंगुलर है तो अगर ए नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और वो होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर उससे पूछे जाते हैं, वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये 3 वेरिएबल का 3 लीनियर इक्वेशन है। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है, तो कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी लिखा गया है। अब कैपिटल ए जो होता है उसका कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, मतलब फर्स्ट जो इक्वेशन है उससे जो कॉफिशिएंट एक्स वाई जेड के हैं वो फर्स्ट रो बन देंगे, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो, थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो। अब ये कैपिटल ए हो गया जो कि 3x3 का एक मैट्रिक्स हो गया, जो कि 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशंस हैं। कैपिटल एक्स जो है वो वेरिएबल का मैट्रिक्स हो गया, एक्स वाई जेड जो कि 3x1 का है। कैपिटल बी जो है वो कांस्टेंट जो राइट साइड में d1 d2 d3, उससे भी एक 3x1 का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बन गया। अब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। तो आप देखिए मैट्रिक्स इक्वेशन यहाँ क्या है, कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी। अगर आप ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में, तो ए इन्वर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, तो ए इन्वर्स ए जो है आइडेंटिटी हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको ए का इन्वर्स निकालना है और उसके साथ बी को मल्टीप्लाई करना है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन हो सकता है, सोल्यूशन नहीं भी हो सकता है, तो इसी से रिलेटेड कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम होता है इक्वेशन का। तो ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट अकॉर्डिंग एज इट्स सोल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कॉन्सिस्टेंट होगा, सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है तो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। कब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा उसके भी कंडीशन से देखिए। So for a square matrix A in matrix equation AX is equal to B, determinant of A not equal to 0, there exists unique solution। अब देखिए अगर डिटर्मिनेंट A 0 नहीं है, मतलब उस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और फिर सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट A 0 हो गया, मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो उसके बाद एडिशनल स्टेप हो जाता है एडजॉइंट ए इंटू बी हम फाइंड करते हैं। और अगर ये एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन ज़ीरो आता है, इसका मतलब देयर इज़ नो सोल्यूशन, मीन्स कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और डिटर्मिनेंट के साथ साथ एडजॉइंट ए इंटू बी भी अगर ज़ीरो होता है, तो उस केस में सोल्यूशन मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट, वो सॉल्व करने पे देखा जाएगा। उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं या नो सोल्यूशन हो सकते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी से रिलेटेड चीज़ें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, समरी के फॉर्म में दी गई हैं, ध्यान रखिए इनका, और एक क्विक रिवीजन से कर सकते हैं देख के सुन के। अब देखिए इसमें एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में समरी के बाद भी कुछ हिस्टोरिकल नोट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। और कहाँ से डिटर्मिनेंट की शुरुआत, कहाँ से ये जो वर्ड है डिटर्मिनेंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कितने लोगों ने इस पर वर्क किया। So the Chinese method of representing the coefficients of the unknowns of several linear equations by using rods on a calculating board naturally led to the discovery of the simple method of elimination. The arrangement of rods was precisely that of the numbers in a determinant. The Chinese therefore early developed the idea of subtracting columns and rows as in simplification of determinant. Mikami, China. Seki Kowa, the greatest of the Japanese mathematician of 17th century, in his work Kai Fukudai no Ho in 1683 showed that he had the idea of determinants and of their expansion, but he used this device only in eliminating a quantity from two equations and not directly in the solution of a set of simultaneously linear equations.
P. Hayashi, the Fukudoi and Determinants in Japanese Mathematics in the Pro of Tokyo Men's Society, Volume 5. Vandermonde was the first to recognize determinant as independent function. He may be called the formal founder. Laplace 1772. He gave general method of expanding a determinant in terms of its complementary minors. In 1773, Lagrange treated determinant of the second and third order and used them for purpose other than the solution of equation. In 1801, Gauss used determinant in his theory of numbers. The next great contributor was Jacques Philippe Marie Bennett, 1812, who stated that the theorem related to the product of two matrices m columns and n rows, which for the special case of m is equal to n, reduces to the multiplication theorem. Also on the same day, Cauchy, 1812, presented one on the same subject. He used the word determinant in its present sense. He gave the proof of multiplication theorem more satisfactory than Bennett's. The greatest contributor to the theory was Carl Gustav Jacob Jacobi. After this, the word determinant received its final acceptance. तो देखिए इतने लोगों के काम इस फील्ड में रहे हैं. डिटर्मिनेंट फाइनली कहाँ से आया? तो ये कार्ल गुस्टाव जैकब जैकबी. आफ्टर दिस द वर्ड डिटर्मिनेंट रिसीव्ड इट्स फाइनल एक्सेप्टेंस. तो इतने वर्क हुए डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, इतने मैथमेटिशियंस ने काम किए, चाइनीज़ फिर जापानीज़, ये लोगों ने काम किया जिसको हम आज पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ये चैप्टर ध्यान दीजिएगा, ये क्विक रिवीजन के लिए सारे इसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस्ड हैं और इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है, तो धन्यवाद. फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे. तब तक के लिए धन्यवाद.